नमस्ते, प्रणाम। मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज की कहानी एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 वर्ष होती है, उसका नाम होता है अमित। वो अपनी माँ निर्मला देवी को ले करके जा रहा होता है वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो जो रिसेप्शन पे बैठी होती है मैडम, उनसे बात होती है और बोलता है कि मैडम, मेरी माँ का एडमिशन आप बहुत ही जरूरी से ले लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है और मैं बहुत ही इमरजेंसी में आया हूँ। तभी वो मैडम बोलती हैं कि देखिए सर, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मैडम होती हैं, संचालक मैडम, वो यहाँ पे नहीं है। वो कल दोपहर तक आ जाएंगी और आपका काम कल होगा। अगर आपको एक रात यहाँ पे रहना हो तो आप रह सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। तभी वो अंदर से गुस्साते हुए बोलता है कि मैडम देखिए, मैं आपको 1 लाख का चेक काट करके दे रहा हूँ। फिर भी वो मैडम बोलती हैं कि सर वो नहीं है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी अमित फिर अंदर से गुस्सा होता है और उसी गुस्से अंदाज में बोलता है कि मैडम जी, 1,10,000 दे रहा हूँ, अगर आप कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है और 3 दिन के बाद ही मेरी फ्लाइट है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी सारी तैयारियां भी करनी है। तभी वो मैडम बोलती हैं कि सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन उनके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी वो मैडम वहां से उठती हैं और चली जाती हैं। और जो अमित होता है वो वहीं पे बड़बड़ाते हुए बैठ जाता है और अपने बैग से लैपटॉप निकाल करके वहीं पे कुछ करने लगता है। और जैसे ही चलाने लगता है तो जो बगल में बैठी होती हैं अमित की माँ, वो अपने बैग को खोलती हैं और उसमें से आलू के पराठे निकालती हैं और वो भी अपने आप से बातें करते हुए उसे खोलती हैं बैग को और बोलती रहती हैं कि बेटा, मैं आज सुबह में बहुत ही जल्दी उठी थी तुम्हारे लिए, बस क्योंकि तुम्हें आलू के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद है बेटा, इसीलिए मैं सुबह उठी और तुम्हारे लिए स्पेशल आलू के पराठे बना के ले आई हूँ। और देखो, साथ में अचार भी ले आई हूँ। अमित, खा लो बेटा, ऐसे तोड़ के जैसे उसके आगे बढ़ाती हैं हाथ को। तभी वो झुलाते हुए बोलता है कि माँ, मुझे नहीं खाना, अगर आपको खाना है तो आप खा सकती हैं, मुझे नहीं खाना, आपको तो बस खाने की पड़ी है। तभी वो निर्मला देवी उस पेपर में लपेट के दोबारा से वो पराठा उसी बैग में रख देती हैं और रख करके वो अपने पुराने ख्यालों में विचरण करने लगती हैं। और उनकी शादी, निर्मला देवी की शादी 22 वर्ष की उम्र में ही हो चुकी थी और वहां पर जाने के बाद उनके साथ में जो ससुराल में थे, देवरानी जेठानी भी थी और सास ससुर भी थे और निर्मला देवी थी। लेकिन सारे जिम्मेदारी जो निर्मला देवी के ऊपर था, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और जो देवरानी और जेठानी थी बहुत ही अच्छे परिवार से थी, इसीलिए सास की उन लोगों के आगे कोई नहीं चलती थी। जो भी चलती थी वो निर्मला देवी के आगे ही चलती थी। जो भी गुस्सा उतारना होता था निर्मला देवी के सामने आके उतारती थी। लेकिन निर्मला देवी को भी कुछ नहीं होता था, वो अपने काम को बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे से करती थी। लेकिन तकलीफ उन्हें तब होता था क्योंकि उनकी शादी को 10 साल लगभग हो चुके थे और कोई संतान नहीं थी। जब उन्हें लोग बांझ कह के बुलाते थे तभी निर्मला देवी को बहुत ही दुख होता था और वो सोचती थी कि हे भगवान, काश मेरी एक बेटी ही हो जाती तो मुझे कोई ऐसा नहीं बोलता। लेकिन कुछ दिनों तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शादी के 12 साल के बाद भगवान ने उन्हें एक संतान के रूप में बेटा दिया और बेटा बहुत ही अच्छा था और बहुत ही खुशियां आ गई उनके घर में, क्योंकि निर्मला देवी बहुत ही ज्यादा खुश थी। इतने सालों के बाद उन्हें एक संतान प्राप्ति हुई थी और वो भी बेटा, और उसको पाकर के निर्मला देवी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन भगवान को ये खुशी नहीं मंजूर थी। 1 ही महीने के बाद उनके पति की डेथ हो जाती है और जो देवरानी जेठानी होती हैं वो लोग अपना अपना किनारा पकड़ लेती हैं और जो सास ससुर होते हैं कुछ ही दिनों के बाद वो लोग भी स्वर्ग सिधार जाते हैं और अकेली बचती हैं निर्मला देवी। निर्मला देवी अब बच्चे को लेकर के अब यही सोचती हैं कि मैं कैसे अपने दिन बिताऊंगी और कैसे इसका पालन पोषण करूंगी। लेकिन निर्मला देवी हार नहीं मानती हैं। उसका पालन पोषण करने के लिए निर्मला देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर देती हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा भी होने लगता है और उसके बाद उसकी पढ़ाई का भी बहुत ही ज्यादा वो ध्यान देती हैं। तभी वो मैडम आती हैं और बोलती हैं
कि सर आपको यहाँ पे एक रात के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आप रुक सकते हैं। और तभी वो वेटर को आवाज देती हैं और बोलती हैं कि राजू, इनके लिए रात का खाना और सोने का प्रबंध कर देना। तभी वो वेटर बोलता है कि जी मैडम। और तभी इनका निर्मला देवी का ध्यान हटता है और उसी टाइम उनको नाश्ता और चाय भी आता है उधर से। और जब राजू चाय लेकर के आता है, बोलता है कि माँ जी चाय। माँ जी जब निर्मला देवी चाय तो उठा लेती हैं और बोलती हैं कि बेटा तूने पराठे भी नहीं खाए, चाय तो पी ले। बेटा तूने कुछ भी नहीं खाया, चाय तो पी ले। लेकिन जो अमित होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्साता है अपनी माँ पर। लेकिन जो निर्मला देवी होती हैं वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा सोचती हैं और ये भी कहती हैं अमित से कि बेटा मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी। और उसको जो अमित होता है उसको तो कोई असर नहीं होता है, वो इतनी बात भी बोलती है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता है। और कुछ ही देर के बाद वो वहां से वेटर चला जाता है और वो चाय भी नहीं पीता है। अमित बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, अगर तुमको चाय पीना है तो आप पी सकते हो। लेकिन जो निर्मला देवी होती हैं वो भी नहीं पीती हैं। दोनों लोग वैसे ही अपना बैठे होते हैं, क्योंकि निर्मला देवी तो वैसे शांत बैठी होती हैं और जो अमित होता है वो अपना लैपटॉप पे काम करना होता है। और तभी थोड़ी देर के बाद वो मैडम फिर से आती हैं और अमित को बुलाती हैं। लेकिन जब अमित जाता है तो उसको लगता है कि शायद मैडम पैसे की ज्यादा डिमांड करेंगी, इसीलिए बात करने के लिए बाहर बुला रही हैं। तभी वो जाता है और बोलता है कि देखिए मैडम, मैं 1,20,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ का एडमिशन आप ले लीजिए। तभी वो मैडम बोलती हैं कि देखिए सर, मैं पैसे के लिए आपको बाहर नहीं बुलाई हूँ, मेरा एक काम है, अगर आप कर देंगे तो कुछ ही देर के बाद मैं आपका काम करवा सकती हूँ। तभी वो अमित होता है, उसके दिमाग में कुछ हलचल सी होने लगती है और सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई भी काम देंगी लेकिन मेरा काम तो हो जाएगा, मेरी माँ का एडमिशन हो जाएगा। और इसके बाद वो मैडम से बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि मैडम जी बताइए आपका क्या काम है। तभी वो मैडम बोलती हैं कि देखिए सर, आप ज्यादा कुछ नहीं है, पीछे कमरे में एक दादाजी सोए हुए हैं और काफी देर से अपने पोते को बुला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बहुत ही देर से आवाज दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, उनका पोता है नहीं है, क्योंकि उनके जो बहू बेटे पोते सब स्विट्जरलैंड रहते हैं और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं उनको कैसे बताऊं कि आपका पोता नहीं आया है। और वो बार बार उसी अपने पोते को बुला रहे हैं। बस आपको क्या करना है सर कि उसके उनके पास जाना है और वहां पे आपको बस उनके पोते होने का नाटक करना है। तभी जो अमित होता है अपने दिमाग में सोचने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। और बोलता है कि मैडम, उनके पोते का तो मुझे नाम भी नहीं पता है, मैं कैसे नाटक करूंगा। तभी वो मैडम बताती हैं कि सर आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि उनके पोते का नाम पवन है और आप वहां पर जाके पवन होने का नाटक करिएगा। तभी अमित तैयार हो जाता है और जाता है तो जो मैडम होती है वो भी आगे आगे जाती हैं और अमित पीछे जाता है। और जैसे ही मैडम वहां पे पहुंचती हैं और बोलती हैं कि दादाजी दादाजी देखिए ये कौन आया है। तभी वो दादाजी अपनी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर था वो बिल्कुल कंकाल हो चुका था, शरीर में कुछ नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि बेटा कौन है। तभी वो मैडम बोलती हैं कि देखिए आपका पोता पवन आ गया। तभी जो पवन होता है वो जाके वहां पे बैठाया होता है, क्योंकि वो पवन का नाटक कर रहा अमित होता है। और वहां पे जा करके बैठता है जैसे ही कुर्सी पे, तो जो दादाजी होते हैं अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मैडम होती हैं वो उनको सहारा दे करके उसी बिस्तर पे बिठाती हैं, क्योंकि वो इतने असमर्थ थे कि वो बिस्तर पे उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी उनकी शक्तिहीन हो चुकी थी। और थोड़ी ही देर के बाद वो बोलते हैं कि बेटा मेरा पोता आ गया, तू वहां पर कहाँ बैठा है, तू मेरे पास आके बैठ। और जैसे ही पवन उनके पास जाके बैठता है, मानो उनके चेहरे पे इतनी चमक आ गई कि पूछिए मत। और दादाजी अपने पोते से बातें करने लगते हैं और पूछते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो गया, बता तुझे मेरी याद नहीं आती थी। तभी वो बोलता है कि नहीं दादाजी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। तभी वो दादाजी अपनी पुरानी यादों में उसको बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि बेटा जब तू छोटा था तो तुझे जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद थी, है ना। तभी वो पवन बोलता है कि हाँ। तभी वो दादाजी बोलते हैं कि
यहाँ पे किसी न किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन आता है, तो लोग अपने पोते के जन्मदिन पे मिठाई बांटते हैं, बहुत कुछ बांटते हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, कल किसी का जन्मदिन था और उसी पे किसी ने जलेबी बांटी थी, और उस कटोरी में मैं तुम्हारे लिए जलेबी रखा हूँ। और उस कटोरी को किसी तरह कांपते कांपते उठाते हैं और पवन को देते हुए बोलते हैं कि बेटा, तुझे जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद थी ना, तेरी माँ तो तुझे खाने नहीं देती थी, लेकिन जब तुझे खाना होता था तो तू मेरा हाथ पकड़ता था और मार्केट में लेकर के जाता था, वही बाहर, और वहां पे जाके तू हलवाई की दुकान पे बस उंगली से वही दिखाता था जलेबी, और मैं तुम्हारे लिए दिलाता था। बेटा, तुझे याद है हम जब टहलने जाते थे? तभी वो पवन बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे तो सब याद है दादाजी। तभी वो बूढ़े दादाजी बोलते हैं कि बेटा, तेरे बाप को तो मेरी याद आती नहीं और तुझे भी नहीं आती थी। वो बोलता है कि नहीं दादाजी, मुझे याद आई तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, और मेरी कल फ्लाइट भी है दादाजी। वो बोले कोई बात नहीं, मैं देख, मेरी जान भी नहीं निकल रही थी मेरे शरीर से तुझसे मिले बिना, और मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा पोता आ जाए, चाहे कोई आए ना आए, लेकिन मेरा पोता तो जरूर आएगा। और तू आ गया बेटा। और ऐसे ही उससे बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि तूने शादी कर ली। तभी वो पवन बोलता है कि नहीं दादाजी, क्योंकि वो सोचने लगता है कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं शादी कर लिया हूँ तो अपने पौत्र वधू के बारे में बात करने लगेंगे, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, मैं क्या बताऊंगा। और वो बोल देता है कि नहीं दादाजी, मैंने शादी नहीं की। तभी वो बूढ़े दादाजी बोलते हैं कि बेटा, तूने अब तक शादी नहीं की, कहीं तूने लड़की पसंद कर रखी है? तभी वो पवन बोलता है कि दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं, मैंने कहीं लड़की नहीं पसंद की है। तभी वो बोल रहे थे तभी वो दादाजी बोलते हैं कि देख, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, मैं सारी बातें समझता हूँ, देख तू कोई अच्छी सी लड़की देख करके तू शादी कर ले, मैं यही कहूँगा। तभी वो पवन बोलता है कि ठीक है दादाजी। और इसके बाद वो दादाजी बोलते हैं कि बेटा, मेरी एक बात मानेगा? तो वो पवन बोलता है कि हाँ बोलिए दादाजी, क्या बात है? तभी वो दादाजी बोलते हैं कि बेटा देख, तेरे बाप ने तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया, लेकिन तू अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना बेटा, क्योंकि इस उम्र में माँ और बाप को बस बेटे और बहू और पोतों का सहारा होता है, और उन्हीं की याद सताती रहती है बेटा। चाहे वृद्धाश्रम में सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें तो बस वही याद सताती है कि अपने पोते की याद, तो अपने बेटे और बहू की याद। बेटा, इस उम्र में कभी अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ना, बस मुझसे यही वादा कर। तभी वो अमित पवन बोलता है कि हाँ दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद थोड़ी ही देर में जो अमित का फोन होता है वो बज उठता है, और जब पवन यानी कि अमित जो पवन का नाटक कर रहा होता है, वो फोन को लेकर के बाहर आता है और बोलता है कि दादाजी एक मिनट, मेरा कोई पर्सनल फोन आ रहा है। और उनको सुला करके वहीं पे, और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, दरवाजे की तरफ आता है, और तभी पीछे से एक आवाज आती है, और आवाज भी बहुत अजीब होती है, लेकिन वो फोन सुन ही नहीं पाता है। और पीछे जब वो देखता है तो दादाजी बिल्कुल निढाल होकर उसी बिस्तर पे पड़े होते हैं, और वो दौड़कर फिर उसी बिस्तर के पास जाता है और बोलता है कि दादाजी दादाजी, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि जो दादाजी थे वो अपने शरीर को छोड़कर जा चुके थे। और तभी वो दौड़कर मैडम के पास जाता है और बोलता है कि मैडम जी, देखिए दादाजी पता नहीं क्या हो गया उनको कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तभी वो मैडम आती हैं और बोलती हैं कि सर देखिए, मैं बस आपसे यही बोल रही थी कि आप थोड़ा सा नाटक कर दीजिए, क्योंकि अपने पोते की याद में पता नहीं कब से इनकी जो इनके प्राण थे वो नहीं निकल रहे थे, इसी की वजह से। और इसके बाद अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो अपनी माँ के पास आता है। अपनी माँ के पास जब आके बैठता है तो उसकी माँ पूछती है, निर्मला देवी, कि बेटा तू कहाँ था? मैं तुम्हें बहुत ही जगह ढूंढी, इधर उधर ढूंढ रही थी, कब से देख रही थी। बेटा तू नहीं, एक दो पल भी नहीं दिखता है तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है बेटा। और मैं यही सोच रही हूँ कि तू जब मुझे तू छोड़ करके जाएगा तो मैं इस वृद्धाश्रम में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। भगवान तुम्हें बहुत लंबी आयु दे और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रखे और तुम बहुत आगे तरक्की करो, मेरी यही दुआ है, और तू जहां भी रहे खुश रहे। ऐसे निर्मला देवी उसको आशीर्वाद देती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो अमित होता है वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ,
यहाँ पे एक नियम है कि जो सारे लोगों को बाहर हॉल में जाकर के खाना खाना होता है और खाना खाने का भी टाइम हो गया, सारे लोग जा रहे हैं और आप भी चलिए। तभी उसकी माँ तैयार होती है और वहाँ पे जाते हैं और सब लोग खाना खाते हैं और जो निर्मला देवी होती हैं उनका भी मन नहीं होता है, वो भी थोड़ा सा खाना खाती हैं और बोलती हैं कि बेटा तू खा ले, क्योंकि मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। बेटा पता नहीं जिंदगी में कभी नसीब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तू तो मुझे यहाँ पर छोड़ के चला जाएगा बेटा, पता नहीं आखिरी वक्त में तू रहेगा मेरे पास कि नहीं, क्योंकि तू तो अमेरिका चला जाएगा और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। वो अमित होता है, उसको अंदर से बहुत ही हलचल हो रही होती है। वो ना ही अपने माँ के हाथ से खाना खाता है, ना ही अपने आप से खाना खाता है। वो बिल्कुल खाना वैसे ही छोड़कर और कुछ देर बैठा होता है। जैसे ही सारे लोग खाना खा लेते हैं, जब अपनी माँ को वहां से सब लोग खाना खा लेते हैं तो अपनी माँ को अमित लेकर के आता है और अपने कमरे में जैसे ही वो लोग जाते हैं वहां पे वो सोने के लिए बैठते हैं, तभी अमित बोलता है कि माँ आलू के पराठे हैं। तभी जो निर्मला देवी अमित की माँ होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा मैंने रखे हैं तुम्हारे लिए, खाओगे? तभी अमित बोलता है कि हाँ, और वो उसको निकालती हैं पराठे को और बोलती हैं कि बेटा तू छोटा था तो आलू के पराठे तू बहुत ही ज्यादा खाता था और मेरे हाथ से ही तुझे पसंद आता था, और जब मैं बनाती थी तो तू बोलता था कि माँ अपने हाथों से खिला दो, क्योंकि जब तुम अपने हाथों से खिलाती हो माँ तो उसमें दुगना स्वाद हो जाता है और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती थी। तभी अमित बोला कि माँ तुम खिलाओ ना अपने हाथों से। कुछ देर के लिए निर्मला देवी तो सोचने लगी कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर बाद में वो खिलाने लगी और खिलाती हैं और अपने अंदर वही झांकती रहती हैं कि मेरा बेटा कितना छोटा और कितना बड़ा हो गया। तभी अमित बोलता है कि माँ आपको याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में मौसी जी के पास गए थे और वहां पे जो आस पड़ोस के बच्चे थे सारे लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और मैं भी उसमें खेल रहा था, लेकिन जो बच्चे थे वो दूसरी तीसरी गली में जाकर के छुप गए और मैं भी वहीं पे जाकर के छुप गया, लेकिन सारे बच्चे तो चले आए लेकिन मैं वहां से नहीं आ पाया, क्योंकि मैं भूल गया था कि मौसी जी का घर कौन सा है और आपने बहुत ही ढूंढा था। तभी जो उसकी अमित की माँ होती हैं वो बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत ही ढूंढा, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तभी वो अमित बोलता है कि हाँ माँ, मैं उधर से जब किसी तरह कोई बच्चे ने बताया, जो मैं उधर से आया तो आपने दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कितना अपने सीने से लगा करके आप रोई थी, आपको पता है? तभी जो अमित की माँ होती है वो बोलती हैं कि बेटा मुझे सब कुछ याद है। और इसके बाद ऐसे ही कहते कहते निर्मला की जो आंखें थी वो भी गीली हो गई और जो गला था वो भी भर आया और उसके बाद निर्मला की जो मुंह से आवाज थी वो नहीं निकल पाई और थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गई। लेकिन खाना खाने के बाद जो अमित है वो वहीं पे अपनी माँ की गोद में ही सो जाता है और रात भर उसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जो उसकी पत्नी नैन्सी होती है वो तुरंत फोन करती है और बोलती है कि आप कहाँ हैं? तभी वो बोलता है कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ। वो बोलती है कि आप माँ को छोड़ने गए थे और आप क्यों रह गए वहीं पे? तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं यार, मैं माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि माँ को एडमिशन भी नहीं मिल पाया है। तभी वो नैन्सी बोलती है नहीं मिल पाया तो उनको वहीं पे छोड़ देते, आप आ जाते, आप दूसरे दिन चले जाते, कोई जरूरी है उनके साथ वृद्धाश्रम में रहना? तभी वो बोलता है कि नहीं यार वो मेरी माँ है। और अगली ही सुबह अमित अपने पत्नी के पास चला जाता है और जब वहां पर जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। पत्नी की तरफ आए तो अपनी माँ को छोड़ना है और अपनी माँ की तरफ जाए तो अपनी पत्नी को छोड़ना है, लेकिन इन सब समझौते के बाद उसका दिमाग यही किया और उसके दिलो दिमाग में यही हुआ कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पत्नी को क्यों ना छोड़ना पड़े। और वो किसी से बिना बताए थोड़ी ही देर के बाद वो फिर वृद्धाश्रम के लिए निकल गया और वहां पे गया तो दूसरे दिन जब गेट पे पहुंचा तो जो वहां पे मैडम थी महिला, उनसे बात हुई और वो बोला कि मैडम जी मेरी माँ कहाँ है? तभी वो मैडम जी बोले कि सर आपकी माँ तो अभी नहीं मिल सकती आपसे, आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुक सकते हैं। तभी जो अमित था वो बोला कि कोई बात नहीं मेरी माँ सो रही है, लेकिन वो बोले कि नहीं आपकी माँ सो नहीं रही है, आज अखंड जितिया का व्रत है और जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, लंबी आयु के लिए किया जाता है, वो व्रत आपकी माँ ने आपके लिए रखे हैं और वही
पूजा पाठ करने के लिए जो वृद्धाश्रम की महिलाएं हैं वो गई हैं मंदिर, और थोड़ी ही देर के बाद आपकी माँ भी आ जाएंगी। और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पे गेट पे इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो सारी महिलाएं होती हैं उधर से पूजा करके आ रही होती हैं, और जो अमित की माँ भी होती हैं वो भी पीछे पीछे आ रही होती हैं। जब आती हैं, जैसे ही अमित देखता है दौड़ा भागा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ माँ। जब वो बोलती हैं कि बेटा, मैं तो बरसों से तरस गई थी कि मैं कभी अपने बेटे के मुंह से ऐसी आवाज सुनूं और मुझे आके अपने गले लगाए। बेटा, मैं आज धन्य हो गई। तब माँ, मैं पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुझे कभी समझ भी नहीं पाया, क्योंकि तुमने इतने दुखड़े करके मुझे इतने से इतना किया है और मैं तुम्हारी ही बदौलत इतना बड़ा आदमी बना हूँ। माँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। लेकिन जो वहाँ की मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि सर, मैं कल सारे काम करवा सकती थी आपसे, क्योंकि मैं ही यहाँ की मैडम हूँ। लेकिन यहाँ कोई भी आता है उसको एक मौका दिया जाता है, जिसका जी जैसे करता है वो करता है, लेकिन जिसका दिल पिघल जाता है वो बहुत ही समझदार होके अपने माँ बाप को यहाँ से बहुत ही लोग लेके जा चुके हैं, इसीलिए एक मौका दिया जाता है सर, और कोई बात नहीं है। और इसके बाद वो बोला कि मैं अपनी माँ को लेके जा सकता हूँ। वो मैडम बोली कि कोई बात नहीं, अभी तो कागजात भी आपके पूरे नहीं हुए थे, सारे कागज, और आप अपनी माँ को लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बेटा, हम तो यही कहते हैं कि 100 में 10-15 लोग ही ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, नहीं तो अपनी बीवी के प्यार में पड़ करके, बहकाव में आकर के अपनी माँ और बाप को यहीं पे तिल तिल तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपकी माँ अभी जिंदा है और आप उन्हें छोड़ते छोड़ते उठा करके लेके जा रहे हैं। तभी वो अपनी माँ के लेकर के वहां से चल देता है, और तभी नैन्सी का फोन आता है उसकी पत्नी का, और बोलती है कि आप कहाँ बिना बताए सुबह सुबह चले गए। तभी वो अमित बोलता है कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेने आया हूँ। तो नैन्सी बोलती है कि वृद्धाश्रम से? आप तो छोड़ने गए थे और वृद्धाश्रम से क्यों लेके आ रहे हैं? तभी वो अमित बोलता है कि चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और मैं करूंगा, और अपनी माँ को मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसके लिए तुम मुझे छोड़ करके जाओ या रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी वो आता है और नैन्सी गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होने के बाद नैन्सी अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके चली जाती है। और जो निर्मला देवी होती हैं अमित की माँ, वो बहुत ही रोती भी लगती हैं और बोलती हैं कि बेटा, अगर मेरे आने से तुम्हारे जिंदगी में क्लेश है, दुख है, तो क्यों तू लेकर के आया मुझे? मैं वहीं पे अच्छी थी बेटा, कम से कम तू खुश तो रहता। तभी वो अमित रो के बोलने लगा और कहने लगा कि माँ, दुनिया में माँ एक ऐसी है जो दोबारा नहीं मिल सकती। पत्नी तो एक जाएगी तो दूसरी आएगी। और इसके बाद वो बहुत ही अपनी माँ को गले लगा करके रोने लगा। लेकिन नैन्सी जो अपने मायके गई थी, वो कुछ ही दिनों के बाद वहां से लौट करके आ गई, और आने के बाद अपने सासू माँ के पैर पकड़ करके और उनसे माफी मांगने लगी और बोली कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो निर्मला देवी अमित की माँ बोलती हैं कि नहीं बेटा, तुमसे तो कभी गलती नहीं हुई, और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफी दूं? कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, हम सारे लोग मिलजुल करके रहेंगे। तभी नैन्सी भी बोलती है कि हाँ माँ जी, मैं वहीं पे गई थी, और जो मेरा बेटा है वो यही बोल रहा था कि माँ, मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं अपने मम्मी और पापा दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ करके चला आऊंगा, ठीक है ना? तभी मेरी आंखें खुली और मैं यही अपने दिलो दिमाग में सोचने लगी कि आगे की पीढ़ियों के लिए हम यही दिखा रहे हैं, तो वो भी वही काम करेंगे। इसकी वजह से माँ, मुझे समय रहते समझ में आ गया, और हम लोग एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही आपको कभी वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। माँ जी, मैं आपसे बहुत माफी मांग रही हूँ और बहुत ही इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तभी अमित देखता है और वो खुश हो जाता है, और उसके बाद उसकी माँ भी खुश हो जाती है, और जो सारे लोग होते हैं, जो उसका बेटा होता है अमित का, वो तो और खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी दादी जो उससे दूर हो रही थी, और सारे लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।